मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नए पाठ और नई विचार से पढ़ेंगे। आप लोग बच्चों कहीं पे घूमने जाते हो तो वो चीजें क्या हैं? पिछले पाठ में हम लोग ने सार्वजनिक चीजों के बारे में पढ़ा था, तो सार्वजनिक चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे आज इस पाठ में कि सार्वजनिक चीजें क्या होती है। सार्वजनिक चीजें सबके लिए होती हैं। किसके लिए होती है बेटा? सबके लिए। अब वो सार्वजनिक चीजें हमें जो सुविधाएं मिलती हैं, कुछ सुविधाएं हमें घर में मिलती हैं और कुछ घर के बाहर मिलती हैं। तो घर में कौन कौन सी सुविधाएं हमें मिल जाती है बता सकते हो आप लोग? जैसे हमें डाक सेवा, डाकिया लाता है, चिट्ठी पहुंचा जाता है, दूरभाष यानी हमारे घर में टेलीफोन है, ये सब चीजें हमें घर में ही मिल जाती है। लेकिन बाहर की जो चीजें हैं वो है हमें, जैसे पुलिस के पास जाना हुआ, बैंक है, नाट्य गृह है, या बगीचे में हम लोग खेलने को जाते हैं, तालाब में तैरने को जाते हैं। ये सब चीजें हमारी क्या है बेटा? बाहर की हैं। और ये सब सार्वजनिक सुविधाओं में इनका नाम है। अब इनमें से आप लोगों ने बहुत सी सुविधाओं का उपयोग किया होगा, किया हो ना आप लोग? तो ऐसी ही सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है कि वो सार्वजनिक सुविधाएं क्या है। तो ये पाठ में, 8वें पाठ में हम लोग सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, इनका उपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए, अपना विद्यालय, विद्यालय गठन में समाज का सहयोग और स्वच्छता दूत, ये चीजें हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। आप लोग पिछले साल घूमने गए थे ना, एसएल वर्ल्ड, वहां पे आप लोग ने खूब एंजॉय किया ना? तो ये भी एक प्रकार का सार्वजनिक ही है बेटा। ये सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। यहाँ पे सब लोग जाते हैं, भले प्राइवेट संस्था चलाती है, लेकिन इनमें क्या होता है, हमें पैसा देने पे सभी लोगों को एंट्री दी जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें घूमने को, खेलने को, ये सब विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। तो आइए आगे हम लोग इसके बारे में सार्वजनिक सुविधाएं देखिए। डाक है, और वहां पे झरना है, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है। तो ये सब सार्वजनिक सुविधाएं, जो कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जैसे हमारी जलापूर्ति है, पानी सबके लिए चाहिए, बिजली और रेलगाड़ी, बस हो गई, आरोग्य सेवा और शिक्षा, ये तो सबसे महत्वपूर्ण सुविधाएं बेटा। ये सुविधाओं में अगर किसी प्रकार की कमी आ जाती है तो हमारा पूरा क्या होता है, बैलेंस ही गड़बड़ हो जाता है। इन सार्वजनिक सुविधाओं का हमें बहुत सावधानी पूर्वक से उपयोग करना चाहिए। ये सेवाएं सबके लिए होती हैं। अब इन सेवाओं का व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है बेटा? ये सार्वजनिक सेवाएं जो हैं, इन्हें देने वाली संस्थाएं, हम सबको मिलाकर सार्वजनिक व्यवस्था का ही निर्माण होता है। ये सार्वजनिक जो सेवाएं देती है संस्थाएं ना, उन संस्थाओं को क्या है कि ये जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उनको अगर हम जिम्मेदारी के अच्छी तरह से न निभाएं तो वहां पे अव्यवस्था का निर्माण हो सकता है। इसलिए उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें सार्वजनिक सेवाओं को और उन्हें देने वाली संस्थाओं का बार बार सहयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा विद्यालय भी सार्वजनिक व्यवस्था का ही एक अंग है। आपका विद्यालय आप लोग पढ़ने जाते हो ना, तो वहां पे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, और वो भी हमारा विद्यालय जो है एक सार्वजनिक व्यवस्था में ही आता है। तो ये हमारे विद्यालय में आओ देखते हैं, आपके विद्यालय जो है, इस विद्यालय में आपकी क्या क्या सुविधाएं दी गई है। उस सुविधाओं को पहले हम समझ लेते हैं, आपके विद्यालय में क्या क्या है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप लोग जाते हो अपने विद्यालय में, तो आपके लिए हर क्लास के लिए अलग अलग वर्ग कक्ष है कि नहीं? जैसे पहली के लिए अलग, दूसरी के लिए अलग, तीसरी के लिए अलग। तो इस प्रकार से आपका जितनी तक क्लास है उसमें सभी वर्ग व्यवस्था अच्छी है कि नहीं? अगर आपके यहाँ विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था अगर उपलब्ध है तो आप उसके सामने टिक मार्किंग का सही का चिन्ह कीजिए, है ना? और लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है कि नहीं? कि कॉमन शौचालय लड़के और लड़कियों के लिए एक ही जैसा शौचालय, तो वहां पे आप क्रॉस का चिन्ह कर दीजिए। अगर दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है तो वहां पे आप टिक मार्किंग सही का चिन्ह करेंगे। पीने का पानी की अलग व्यवस्था है कि नहीं? पीने का पानी
ढंग से रखा गया है कि नहीं, उसका टाकी साफ होती है कि नहीं, तो ये सब चीजें हमें देखना है। रैंप जो होता है बच्चे, जैसे अपंग बच्चा कोई आया तो वो अपंग बच्चा स्कूल में सीढ़ियां चढ़ने में उसको परेशानी होती है, तो रैंप एक ढलान जैसे होता है, उसपे वो बच्चा आसानी से चल सकता है। तो ऐसी सुविधा आपके विद्यालय में है कि नहीं? अगर है तो वहां पे टिक मार्किंग कीजिए। दूसरा है क्रीड़ांगण यानी खेल का मैदान, शाला में नीचे खेल का मैदान है कि नहीं, उसे देखिए आप। वहां पे अगर है तो वहां पे भी आप टिक मार्किंग कीजिए। शालेय पोषण आहार यानी आपको मिड डे मील मिलता है कि नहीं, यानी रेसस होती है तो उस समय आपको पोषण आहार मिलता है। देखिए आपके शाला में खिचड़ी आती है और फिर इसके बाद बिस्किट आते हैं, बीच में दूध आ रहे थे। तो इस प्रकार से बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाते रहती है। विद्यालय का अहाता, अहाता मतलब होता है बेटा गैलरी, आने जाने में किसी प्रकार की आपको दुविधा तो नहीं हो रही है, तो ये आपके विद्यालय में है कि नहीं। फिर वाचनालय यानी आपकी लाइब्रेरी स्कूल में। विद्युत आपूर्ति, सब चीज है, अंधेरे में तो पढ़ाई कर नहीं सकते, इसके लिए विद्युत की भी व्यवस्था अच्छी ढंग से होनी चाहिए। विद्युत की व्यवस्था नहीं हुई तो हमारी पढ़ाई वहां पे रुक जाएगी। प्रयोगशाला, प्रयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के बच्चों को ज्ञान होता है, वो होना जरूरी है। इसके साथ अध्ययन होना, संगणक कक्ष, चिकित्सा सेवा, समुपदेशन केंद्र और बीमा योजना, ये सब विभिन्न प्रकार की चीजें आपके विद्यालय में अगर हैं तो आप वहां पे सही का चिन्ह लगाइए। अभी विद्यालय हमारे लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आपके भी विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं। इसी प्रकार से के सार्वजनिक जीवन में भी हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। अब ये देखिए, मुंबई की जीवन लाइन इसे कहा जाता है। परिवहन की सुविधा, बस और ट्रेन, ये दोनों बंद हो जाती है तो सभी का जीवन ही जैसे अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी आने जाने की विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सबको सामना करना पड़ता है। इस सार्वजनिक चीजों का इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे ढंग से इसका उपयोग करना आना चाहिए। अगर इसमें किसी भी प्रकार का हम गतिरोध पैदा करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक है। जैसे बीएसटी की बस है, कुछ लोग दंगा फसाद करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसके तोड़ फोड़ करते हैं। तो ये सार्वजनिक चीज है, इनका नुकसान करना यानी अपना नुकसान करना, दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इन नुकसानों से हमें बचना चाहिए, इस प्रकार की चीजों का तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार कोई बस क्षति हो गई या ट्रेन की क्षति पहुंच गई तो उसके बनने में भी समय जाता, पैसे जान मान की हानि हुई, वो तो अलग चीज है, लेकिन इसमें समय की बर्बादी होती है। अगर बस सुरक्षित रही होती तो दूसरे दिन अच्छे से रास्ते पे चल सकती थी। ट्रेन में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं रहती हैं, तो उन सुविधाओं पर हमने तहस नहस तो विभिन्न प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है ना बेटा। तो इसीलिए इसको मुंबई की जीवन लाइन कहते हैं, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है जिसको भागता हुआ शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे दिन हो या रात हो एक जैसे सब लोगों को चलना है। तो यहाँ पे ये दोनों की बहुत ही जरूरत है और ये सार्वजनिक सुविधाओं का हमें अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ बच्चों देखो, ये सार्वजनिक सुविधाएं जो हम उपयोग अपने जीवन में रहते हमेशा, का तालाब हुआ, बैंक हुआ, दमकल है, डाक सेवा, बाग बगीचे, विद्युत, दूरभाष, नाट्यगृह और पुलिस। तैरने के तालाब में हम जाते हैं तो वहां पे विभिन्न प्रकार की हमें तैराकी जैसे स्विमिंग का कंपटीशन होती है, तो ये हम यहाँ सीख सकते हैं। तो इन सर्वजनिकों का हमें दुरुपयोग नहीं, इसकी सबसे अच्छी तरह से उपयोग में लाना चाहिए। बैंक है, हम अगर असभ्यता किए तो वो गलत हो जाता है। वहां पे बैंक का हमें जो नियम है उस नियम के अनुसार उसका पालन करना चाहिए। वहां पे जाना, टाइम से जाना चाहिए। कुछ लोग आजकल देखते हो बच्चे की बदमाशी करते हैं तो दमकल वाले को फोन कर देंगे या पुलिस स्टेशन में झूठे नंबर घुमा देते हैं, तो वो गलत है। ये सब हमें कभी कभी मजाक भी बहुत भारी पड़ जाता है। तो सार्वजनिक चीजों का इस प्रकार से हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। डाक से अगर व्यवस्थित ढंग से अपनी काम करेगी तो हमारे पत्र हैं, हमारे जो भी कोई
जरूरी कागजात है, किसी का इंटरव्यू कर रहा था, तो वो सब समय समय से हमारे घर अच्छी तरह से पहुंच सकता है। हम बाग बगीचे में अगर खेलने गए तो उस बाग बगीचे में वहां की जो भी चीजें हैं उन्हें हमें नुकसान नहीं उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल करना है। वो जहाँ वहां खेलेंगे, ये ना कि हम उस बगीचे के फूलों को तोड़े, उसकी डालियों को तोड़ दें। तो इस प्रकार से नुकसान करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उस बगीचे की शोभा खराब हो रही है। इसी प्रकार से विद्युत है, आप लोग जानते हो कि विद्युत उपज जो है पैदावार हमारे किससे होती है? पानी से, नहीं तो ताप विद्युत से। इस सब से बहुत कम मात्रा में और इसकी खपत है, बहुत ही किया जाता है इसका। तो इस विद्युत का जितना हमें जरूरत है उसी के अनुसार हमें इसका उपयोग करना चाहिए। दूरभाष केंद्र है, नाट्य गृह, यानी आप लोग पिक्चर देखने जाते हैं ना मम्मी पापा के साथ, तो ये सब चीजें हमें व्यवस्थित ढंग से देखना चाहिए। पुलिस है हमारी, हमेशा 24 घंटे उन लोग रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो इनसे हमें अच्छी तरह से बात व्यवहार करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी हमें गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ही सब सार्वजनिक चीजें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब बच्चों, आप लोग जो है अपने घर में छोटे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन बड़े हुए तो अपने विद्यालय में गए। विद्यालय यानी अपने घर के बाहर का संसार। हमारा घर जब तक था वहां पे मम्मी पापा भैया भाभी तक सीमित था, लेकिन हम जैसे विद्यालय में पहुंचे तो वहां पे हमें बाहर का संसार से रूबरू होना पड़ा, उनसे मुलाकात हुई। तो हमें जिस प्रकार से अपना घर अच्छा लगता है उसी प्रकार से विद्यालय भी अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नए मित्र मिलते हैं, नई चीजें मिलती हैं, वहां पे नई नई कहानियां सुनने को मिलती है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा विद्यालय भी सार्वजनिक व्यवस्था का एक अंग है। तो ये हम अपने विद्यालय में जब पहुंचते हैं तो वहां पे नए दोस्त मिल जाते हैं, वहां पे स्कूल में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं रहती हैं, तो जिससे हमें एक अलग ही संसार मिलता है, हमें अपने घर के बाहर का संसार मिलता है, उसी को हम कहते हैं विद्यालय। अब हम अपने विद्यालय में पहुंचे तो वहां पे विद्यालय में क्या भित्ति पत्र इस प्रकार से लगा हुआ है कि नहीं अपने, क्योंकि हर विद्यालय की अपनी एक विशेषता होती है, हर विद्यालय में कुछ न कुछ अलग विशेषता होती है। वहां पे उन विद्यालय का क्या विशेषता है उनके भित्ति पत्र यानी वॉल पे बाहर ही लिखा होना चाहिए। जैसे आप अपने विद्यालय में गए तो वहां पे देखिए कि आपके विद्यालय का नाम है कि नहीं, किस साल उसकी स्थापना की गई, उसके संस्थापक कौन है, घोष वाक्य क्या है, बुद्ध चिन्ह, आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं और आपके में कितनी, विद्यालय का गणवेश कैसा है, किस प्रकार का रंग है, और आपका विद्यालय ने कौन सा उल्लेखनीय कार्य किया, उल्लेखनीय कार्य यानी समाज के प्रति अपना कौन सा उत्तरदायित्व निभाया उसने, और उससे उसको कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। तो ये विद्यालय का, जिस विद्यालय में आप गए उस विद्यालय की ये सब चीजें बाहर भित्ति पत्र पे होना चाहिए, और ये सब जानकारी आपको मिलेगी, तभी आपको अच्छी तरह से अपने विद्यालय के बारे में रूबरू हो सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे ये है शिक्षा का अधिकार। आप जानते हो भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष आयु के सभी लड़के लड़कियों को विद्यालय में जाकर प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार दिया है। विद्यालय सबके लिए है, ये किसी को अलग अलग नहीं है, किसी की किसी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं होता। विद्यालय में जाकर सभी लड़के लड़कियों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। इसी को कहा गया शिक्षा का अधिकार। ये नहीं कि विद्यालय में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ेंगे या लड़के ही पढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं है। इसमें भेदभाव, विद्यालय ऐसी चीज है यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पे न तो ऊंच नीच न तो छोटा बड़ा किसी प्रकार का नहीं, यहाँ पे सभी बच्चे एक साथ मिलकर एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, और इसी का हम शिक्षा का अधिकार करते हैं। शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष
ये आयु सरकार ने निर्धारित की है कि इन बच्चों से हम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करा सकते। जैसे आप लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे कि बाल मजदूरी कुछ लोग कराते हैं, छोटे बच्चों से कार्य कराते हैं, तो वो छोटे बच्चों से कार्य हम नहीं करा सकते। 14 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को हम किसी भी, देखते हो कि आप लोग कभी कभी कि छोटी छोटी दुकानों पे, चाय की दुकान हुई या दूसरे फल फ्रूट वाले, तो छोटे बच्चों को काम पे रखे रहते हैं। तो ऐसे हम किसी भी लड़के लड़की को नहीं काम पे रख सकते। उन्हें नियम है सरकार का कि ऐसे बच्चों को विद्यालय में जाकर प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करनी है। प्राथमिक शिक्षा वो पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सरकार ने दिव्यांग बच्चे, जैसे कोई अपंग बच्चा है, लड़का है या लड़की है, उसकी आयु की शर्त 14 स्थान के जगह 18 साल की उम्र कर दिया। 14 साल की जगह में 18 साल, वो 18 साल तक वो बच्चा अपना जाके स्कूल में पढ़ सकता है। और इन्हें सरकार ने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया है कि किसी भी 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अब बिना विद्यालय जो बनता, हमारा विद्यालय जो है, उसके गठन में समाज का सहयोग होता है। इस हमारे विद्यालय की स्थापना में अनेक व्यक्ति और संस्थाएं सहयोग देती हैं। बहुत से लोग आते हैं, उसमें अभिभावक होंगे, पूर्व विद्यार्थी होगा, साहित्यकार होंगे, खिलाड़ी रहते हैं, उद्योगपति रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं। तो ये सब लोग हमारे विद्यालय के विकास में सहयोग देते रहते हैं। अभिभावक जो रहता है वो, उसके क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं स्कूल में, तो वो अगर संपन्न है तो विद्यालय को विभिन्न प्रकार से मदद कर सकते हैं। इसमें देखिए, हम लोग ने पूर्व विद्यार्थी यानी अपने स्कूल से पढ़ के गया हुआ विद्यार्थी, उसने अपने स्कूल के बारे में जाना कि यहाँ पे कुछ कमियां हैं, तो उसने पूर्ति करने की कार्य की। साहित्यकार हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियां हैं और वैज्ञानिक लोग, उद्योगपति लोग, ये सब मदद करते रहते हैं, है ना बोला। तो यहाँ पे हम ये देखिए, सामाजिक संस्था और अभी बताया मैंने, अभिभावक, पूर्व खिलाड़ी, साहित्यकार, इन लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से विद्यालय की मदद करते हैं कि विद्यालय में कंप्यूटर लैब की स्थापना कर देते हैं, पुस्तकालय, खगोल विज्ञान केंद्र, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, खेल साहित्य, ये सब देते हैं। तो क्या होता है कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है बच्चों। टेक्नोलॉजी यानी नई नई बातें सीखने का। अगर आपको ये नई चीजें न सीखने को मिली तो आप समाज में पीछे रह सकते हो। इसके लिए सभी लोग नई नई चीजें, रोज नई नई आ रही है। अभी जैसे स्कूल बंद है, तभी भी हम लोग कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन है। एक इसके क्या होता है कि यहाँ पे नेट की सुविधा होती है। इसी प्रकार से हमारी सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं, विभिन्न प्रकार की कार्यों में मदद करती हैं। वहां पे क्या होता है, ग्रंथालय अगर बन गया पुस्तकालय में, तो विभिन्न महान हस्तियों के जीवनी का अध्ययन करते हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि संत गाडगे बाबा और राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज, ये दोनों ने समाज में श्रमदान, स्वच्छता के अच्छे अच्छे ज्ञान सिखाए थे। तो इन लोगों की जो जीवनी है वो हमारे ग्रंथालय में रहती है, उससे बच्चे पढ़ते हैं और उनसे नई नई चीजें उन्हें सीखने को मिलती है। तो ये ग्रंथालय में जब नई चीजें बच्चे सीखते हैं तो उनके अंदर एक नई प्रकार का उत्साह और ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने जीवनी पढ़ने में अलग ही उमंग और उत्साह का हमारे अंदर संचार होता है। इसी प्रकार से बच्चे, आप लोग ये परिचित होंगे क्रिकेट के महान नायक, इनका नाम सचिन रमेश तेंदुलकर था। ये छोटी सी उम्र से क्रिकेट खेलने लगे, तो इनकी जीवनी भी हमें पुस्तकालय में पढ़ने को मिलती है। साइना नेहवाल है। तो ऐसे महान हस्तियों का, प्रेमचंद हुए या अम्बेडकर जी हुए, महात्मा गांधी हुए, तो ऐसे महान हस्तियों की हमारे पुस्तकालय में या ग्रंथालय में जानकारी हमें मिलती है। इसके साथ सामाजिक संस्थाएं क्या करती है, गरीब बच्चों को बैग, नोटबुक, ये सब वितरित करती हैं, क्योंकि
ये सामाजिक संस्थाएं और उद्योगपति लोग ये सब क्या करते हैं, उनको सरकार ने जो नियम बनाया 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को विद्यालय जाके पढ़ना, लेकिन विद्यालय पढ़ने के लिए गरीब बच्चों के पास ये साहित्य नहीं होते, तो इसके लिए उद्योगपति, वैज्ञानिक, अभिभावक ये सब लोग इनकी मदद करते रहते हैं। इसी के साथ ये सामाजिक संस्थाएं आपके विद्यालय में देखे होंगे, छोटे से गार्डन में खेलने के साहित्य बना दिए जाते हैं कि इससे क्या होता है, बच्चों में एक प्रकार का उत्साह बना रहे पढ़ाई के प्रति, वो पढ़ने से बोर न होने पाए, इसके लिए कुछ समय आके अपना खेलें यहाँ गार्डन में, और इस गार्डन में उनके अंदर फिर से उत्साह का निर्माण हो जाए तो वो जाके पढ़ाई कर सके। इसी प्रकार से पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथ रखे गए हैं, उन ग्रंथों को पढ़ के बच्चों को विभिन्न प्रकार की हमें जानकारियां मिलती रहती है। पुस्तकालय हो या प्रयोगशाला, इन सब का हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे तक ही सीमित नहीं है, हमारे बाद भी आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए इनका जरूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं, वर्ग कक्षों का निर्माण करना। यहाँ पे देखिए ये सामाजिक संस्था ने कंप्यूटर लैब बना के दिया है, जिससे बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल रही है। ये बच्चे वहाँ पे भारत के नक्शे में सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है। यहाँ इस प्रकार से इनके ज्ञान का विकास होता है, इनकी दृष्टिकोण बदल रही है कि बच्चे अपनी सोच प्रवृत्ति के जो निर्माण होता है उसका विकास हो रहा है, और ये बच्चे कुछ न कुछ नई चीजें सीखने के लिए ललायित हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई नई चीज सीखना है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाती है, तो हम उसके बारे में और जानने की कोशिश करने लगते हैं। इसी प्रकार से ये इन लोगों के सहयोग से शाला में प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला में प्रयोग करने से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाता है। उसके साथ ही उनमें निरीक्षण पद्धति की विकास होता है कि निरीक्षण करते हैं कौन से किससे डाइल्यूशन बनेगा, किस प्रकार से उस केमिकल का रिएक्शन होता है, तो इस प्रकार से उनके अंदर एक अलग ही प्रकार का संचार होता है। इसके साथ ही अभिभावक और विद्यार्थी लोग, सामाजिक संस्थाएं शाला में क्रीड़ा साहित्य देती है। हमारे भी विद्यालय में देखिए आया क्रीड़ा साहित्य, विभिन्न प्रकार के साहित्य आए हैं, फुटबॉल आए हैं, क्रिकेट के सामान आते हैं, साइकिल आती है, वॉलीबॉल के सामान आते हैं, तो ये सब बच्चे खेलेंगे, उनका क्या होता है, गांधी जी भी कहते थे कि मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी होना बहुत ही जरूरी है। तो शारीरिक विकास किस प्रकार से होगा, अगर वो क्रीड़ा साहित्य अलग चीजों से खेलेंगे तभी होगा। शारीरिक विकास होगा तो उनका मानसिक विकास भी होगा। अगर वो दिन भर किताबी कीड़े बने रहेंगे तो उनका विकास नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इन सार्वजनिक चीजों का हमें सुविधा पूर्वक अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे देखिए दूरबीन से बच्चे खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो विद्यालय में इस प्रकार की सुविधाएं हमारे विभिन्न प्रकार की संस्थाएं देते रहती हैं। इन संस्थाओं के कारण ही हमारा विद्यालय अच्छी तरह से विकास कर पाता है। तो विद्यालय के गठन में समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर समाज विभिन्न घटकों के लोग विद्यालय के सहयोग देंगे तो विद्यालय अति प्रगति करता है, और विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पुराने हमारे व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, वो सब हमारे बच्चों की वर्ग कक्षा का निर्माण करना हो या पुस्तकालय का या प्रयोगशाला का, खेल साहित्य और अदर कोई भी चीज है, उसकी जो जरूरतें हैं वो समाज ही पूरा कर सकता है। समाज में हमारे अभिभावक भी आते हैं, पूर्व विद्यार्थी हैं, साहित्यकार, खिलाड़ी हैं, वैज्ञानिक, उद्योगपति, ये सब लोग हमारे समाज के लोग हैं, और ये विद्यालय के गठन में विभिन्न प्रकार का अपना योगदान देते रहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए सड़क पर विभिन्न प्रकार की आप बीमारियां देख रहे हो, अभी विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैली है ना, तो इस बीमारियों का रोकथाम होना बहुत ही जरूरी है। अब ये रोकथाम कैसे होगा,
ये रोकथाम करने के लिए इन लोगों को देखिए, यहाँ पे सड़क पे चले जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की गंदगियां करते हैं। कोई बाइक से चले जा रहा है तो कोई बस से, और ये क्या करते हैं, सड़क पे थूक देते हैं। तो सड़क पे थूकने से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। हमारे समाज के बहुत से संतों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार ये सब कहा है कि इस प्रकार की गंदगी को हमें रोकना है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि इस पे ध्यान ही नहीं देते, और ध्यान न देने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलते रहती हैं। इन बीमारियों का रोकथाम करने के लिए जगह जगह पे हमारा देखिए बोर्ड लगा रहता है कि डू नॉट स्मोक। वहां पे थूकने को मना किया जाता है, लेकिन कुछ समाज के गंदे तत्व के लोग हैं, वो इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं, और इन बातों को रोकथाम करने के लिए भी विभिन्न प्रकार की हमारी सामाजिक संस्थाएं सहयोग देते रहती हैं। जगह जगह पे इन्हें पकड़ने के लिए मनपा के कर्मचारी खड़े रहते हैं कि कहीं पे किसी प्रकार की गंदगी न हो, और इनसे दंड वसूला जाता है। तो ये अपनी प्रकार से, एक प्रकार से इन लोग बीमारी फैला रहे हैं। खुद तो बीमार होते ही हैं, दूसरों को भी, क्योंकि ये सब तंबाकू गुटखा खाने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी भी होती है, जबड़े सड़ जाते हैं। लेकिन ये लोग अपने तो खुद बीमार हो रहे हैं, दूसरों को भी बीमार करते हैं। तो इन सब से रोकथाम के लिए हमारे गांव में क्या होता है कि विद्यालय के बच्चे ये सब में सहयोग करते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, आपके स्कूल से रैलियां निकलती हैं, है ना बच्चे, स्वच्छता के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न प्रकार की स्कूल में हम लोग रैलियां निकालते हैं कि धूम्रपान निषेध है, स्वच्छता रखिए, अपने समाज को जागृत करने के लिए। तो ऐसे ही एक गांव है, यहाँ पे देखिए कि गांव में विभिन्न प्रकार की गंदगी थी, तो गांव के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए गांव के कुछ बच्चे, आप जैसे छोटे बच्चे थे, वो आगे आए और उन्होंने क्या किया, वो बच्चे स्वच्छता दूत बने। यानी हम विद्यालय को स्वच्छ करेंगे, और विद्यालय को स्वच्छ करने के लिए उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया। विद्यालय के इन बच्चों ने क्या किया, गांव में स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि रास्ते पे मत थूको भाई, कूड़े करकट को एक जगह आप लोग रखिए, उसका क्या करेंगे, हम निपटारा कर देंगे, निवारण कर देंगे। और इस प्रकार से उन लोगों ने जगह जगह क्या किए कि स्वच्छता के बारे में जगह जगह पे वहां बोर्ड लगाए कि भाई गंदगी मत कीजिए। लेकिन हमारे बस्ती के कुछ लोगों ने इन बातों पे पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बच्चे हमारे, आप जैसे छोटे बच्चे थे, उन्होंने हार नहीं मानी और सब कूड़ा करकट एक जगह एकत्रित किया। कूड़ा करकट एक जगह एकत्रित करने से क्या हुआ कि गांव के कुछ पढ़े लिखे अच्छे लोग आगे आए कि ये बच्चे तो बहुत ही मेहनत करते हैं, और हमारे ही इस गांव को स्वच्छ बनाने में इन लोगों ने अपना अभियान चला रखा है। तो ये स्वच्छता के बारे में उन्होंने आके वहां पे समाज को आगे बढ़ाने में मदद करना शुरू किया। और इस प्रकार से बच्चों को ने क्या किया, नुक्कड़ नाटक भी वहां पे प्रस्तुत करना चालू किया, क्योंकि बोले कि ऐसे नहीं इन लोग जागरूक होंगे, तो हम चलो नुक्कड़ नाटक करते हैं। विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक बच्चे लोग करने लगे, और वहां से उन लोगों ने स्वच्छता के प्रति गांव के लोगों को जागृत करना शुरू किया। अब जब बस्ती में नुक्कड़ नाटक होने लगा, तो स्वच्छता के लिए तो कोई जल्दी आता आगे नहीं आ रहा था कि देखने के लिए कौन झाड़ू मार रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन तमाशा देखने के लिए बहुत भीड़ जमा होती है। बच्चों, कोई भी तमाशा रहेगा तो वहां के बहुत भीड़ जमा होती है। तो ऐसे ही बच्चे लोगों ने क्या किया, छोटे बच्चों ने, कि गांव की बस्ती में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करना शुरू किया, लोगों को स्वच्छता के बारे में उसमें बताना शुरू किया कि भाई स्वच्छता रखोगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आपकी रक्षा होगी। अगर आप लोग इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आप भी बीमार रहोगे, आपका पूरा गांव बीमार रहेगा। तो गांव के लोगों ने इस बात को समझा और स्वच्छता दूतों के साथ मिलकर गांव की सफाई का
बीड़ा उठाया और इस प्रकार से गांव में स्वच्छता अभियान चालू हो गया। तो इस गांव की स्वच्छता जब हो गई तो वहां पे क्या हुआ कि सरकार ने निर्मल गांव पुरस्कार देना शुरू किया। तो इस निर्मल गांव पुरस्कार में विद्यालय का सहभाग था, विद्यालय के विद्यार्थियों का सहभाग था और इससे क्या हुआ कि बच्चे जो उस स्वच्छता अभियान में सहयोगी थे, उन बच्चों के सहयोग से ही उस गांव को स्वच्छ किया जा सका और निर्मल गांव का पुरस्कार मिला उस गांव को। तो गांव के सरपंच ने ये सोचा कि भाई इन बच्चों के कारण ही हमारा गांव स्वच्छ हुआ है। ये विद्यार्थी अगर हमारे गांव में जी जान से नहीं लगे होते, लोगों को जागरूक नहीं किए होते, तो हमारा गांव स्वच्छ नहीं हो पाता। और इसके लिए गांव के सरपंच ने इस स्वच्छता दूत बच्चों का सत्कार करने का फैसला किया। अब इससे क्या हो गया कि बच्चों में जो दूसरे अभिभावक थे वो भी उत्साहित हो गए कि मेरे बच्चों को भी इसमें आगे आना चाहिए। और दूसरी चीज, गांव के लोग भी वहां पे खुश हो गए कि बच्चे जब अगर स्वच्छता के प्रति इतना हमें जागरूक कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जागरूक हो। और कूड़ा करकट को एक जगह पे रखना उन गांव के लोगों ने शुरू कर दिया। कूड़ा करकट एक जगह रखने से क्या हुआ, गांव की गंदगी खत्म हो गई, वहां पे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा और गांव में सबसे बड़ी चीज एकता सहयोग की भावना आ गई। सब में सब लोग एक साथ रहने लगे, एक दूसरे का सहयोग करने लगे और उनके सहभाग से गांव का कूड़ा करकट सब दूर हो गया। तो इस प्रकार से गांव के लोगों ने आपस में एकजुट होकर गांव की स्वच्छता के बारे में विभिन्न प्रकार के कार्य किए। इसके हमारे बच्चों, आप लोग जाते हो, आपके स्कूल में देखते हो एसएमसी की मीटिंग होती है, इसके साथ पीटीए की मीटिंग होती है। एसएमसी मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें क्या रहते हैं, पीटीए मेंबर बने रहते हैं। पीटीए मेंबर जब आते हैं तो क्या होता है, पीटीए का मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पालक शिक्षक संघ। तो पालक शिक्षक संघ किस लिए बनाया जाता है बच्चों, आपकी प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए। आपकी प्रगति कहाँ तक किस आधार पे हुई है, कहाँ तक हुई है, कहाँ आप लोग पीछे रह गए हो, इसकी जानकारी देने के लिए ये विभिन्न प्रकार के हमारे वहाँ पे संगठन बने रहते हैं और वो संगठन एसएमसी की मीटिंग में ये सब बातें होती है। तो यहाँ पे देखिए एसएमसी की मीटिंग आई थी, उसमें एक बच्ची जो थी पालक का अभिवादन कर रही है। अब इसमें बच्चों ये रहता है कि विद्यालय में सभी अभिभावक जो रहते हैं, पालक जो रहते हैं, एक समान है हमारे लिए, शिक्षकों के लिए एक समान होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता कि इसका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो इनसे भेद किया जाए, इनका बच्चा पढ़ने में होशियार है तो इन्हें अलग किया जाए। इस प्रकार का अभिभावक बालक के साथ विद्यालय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। विद्यालय में सभी अभिभावक एक समान होते हैं। उन अभिभावकों के सहयोग से ही, अच्छी तरह से उनकी मेहनत से ही और शिक्षकों की मेहनत से ही बच्चों का विकास होता है। तो यहाँ पे एक बच्ची क्या कर रही है, अभिभावक का स्वागत कर रही है। वहां पे अभिभावक आए और उस बच्ची ने उनका स्वागत किया तो वो क्या हुआ, इस प्रकार से खुश हो गए कि भाई यहाँ के स्कूल के द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है, उनमें संस्कार प्रेरित की जा रही है। ये बच्चे आपस में एक दूसरे के किसी भी पालक का भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और जब ये पालक अंदर गए तो इनसे अपने बच्चों के टीचर और अभिभावकों के बीच में संवाद हुआ। उन संवाद द्वारा बालक की प्रगति में कहाँ पे अवरोध है, कहाँ पे उसका विकास हो सकता है, इस प्रकार से इनका विकास कैसे किया जाए उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है। तो विद्यालय में शिक्षक और अभिभावक संघ जो होते हैं उनके द्वारा भी बच्चों का बहुत विकास होता है। हाँ तो बच्चों, अभी आप लोग को बता रहा था कि विद्यालय में
हाँ, विद्यालय में किसी भी अभिभावक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। अभिभावक सभी एक समान होते बच्चों, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। अब ये जो अभिभावक होते हैं एसएमसी की मीटिंग में, पीटीए मेंबर जो होते हैं, शिक्षक पालक संघ जो होता है, वो बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इनसे क्या होता है कि बच्चा किस क्षेत्र में पीछे रह गया है, उसको किस प्रकार की कठिनाई आ रही है, उसके बारे में हम उसे जानकारी शिक्षक और पालक मिलके करते हैं। और ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स आते हैं तो विभिन्न प्रकार की शिकायतें लेके आते हैं। पहले तो राहुल के पापा आए और उन्होंने कहा कि देखिए टीचर, ये घर पे पढ़ाई नहीं करता, ये विभिन्न प्रकार की खेले खेलते रहता है, दिन भर मोबाइल पे खेलते रहता है, और नहीं तो ये दिन भर टीवी देखता है, पढ़ाई कुछ करता ही नहीं। तो टीचर ने इसे पालक को समझाते हुए कहा कि बच्चे का विकास तो होना है, लेकिन उस बालक को आप प्रेम से समझाइए, किसी भी प्रकार का उसमें आप जोर जबरदस्ती नहीं। बच्चों को प्रेम से समझाएंगे कोई चीज तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आती है। उन बालकों को हम अच्छी तरह से समझाएंगे तो बालक पढ़ने में राहुल होशियार है, लेकिन वो क्या करता है कि कुछ ही समय पढ़ाई करता है और उसके बाद बदमाशी करने लगता। तो उसके पालक इसी प्रकार के शिकायत करने लगे। तो शिक्षक ने कहा नहीं, राहुल बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसे आप अगर समय देंगे तो अच्छी से पढ़ाई करेगा और अच्छा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पालक और जो शिक्षक है, पालक है, तो हमें भी स्कूल का सहयोग करने के कारण ही उस बच्चे का विकास हो पाता है। तो बच्चे के विकास में विद्यालय के साथ साथ शिक्षक और पालक का सहयोग होना बहुत जरूरी है। इन दोनों का क्या होता है, आपस में सहयोग रहता है। एक बच्चे के बारे में चर्चा होने पे विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां उसकी बच्चे की रुकी हुई है, उस विद्यालय में आने पर शिक्षक से संपर्क करने पे उस बालक की कमजोरियां शिक्षक को मालूम पड़ती है और शिक्षक द्वारा पालक को मालूम पड़ती है, तो वो बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। तो दोनों की सहायता से ही हम बच्चे की शिक्षा अच्छी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। उनके आदान प्रदान द्वारा ही ये बच्चे का भविष्य में लाभदायक होता है। बच्चों, आप के विद्यालय में विभिन्न प्रकार के उपक्रम होते हैं, जैसे अभी शिक्षक दिवस इस बार नहीं हो पाया, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे ही शिक्षक बने रहते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं। उस दिन अध्ययन दिवस रहता है। तो ऐसे ही पालकों के लिए आप जो बच्चे रहते हैं वो हमारे मुख्याध्यापक से विनती करें कि हमारे पालक एक दिन विद्यालय चलाएंगे और उन्हें इस प्रकार से सिखा सकते हैं बच्चों को, वो ज्ञान हमें जानकारी प्राप्त करना है। ये बच्चे देखिए अभिभावक है, बच्चों को वो अभिभावक को संगीत बहुत ही अच्छी तरह से आता है, तो इसमें रुचि लेने वाले कुछ बालक जो हैं वो क्या होता है अभिभावक के साथ घुल मिल जाते हैं और वो सीखते हैं संगीत। बच्चों को सभी को संगीत ऐसी भाषा है कि सभी को प्रिय होती है, वो किसी भी देश भाषा जाति को नहीं देखती। संगीत बहुत ही प्यारी भाषा। तो इस प्रकार से अभिभावक भी अपना योगदान विद्यालय को दे सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन आके बच्चों को संगीत सिखाएं, उन्हें विभिन्न प्रकार की कृतियां, उनके छंद कौन से हैं, ये सब के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसी के साथ एक अभिभावक है, उसे अपने एनसीसी स्काउट में बहुत टॉपर थी, वो अपने बच्चों को पीटी सिखा रही है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के पीटी के प्रकार बता रही है, हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से अच्छा रहेगा और किस प्रकार से हम इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में वो बच्चों को जानकारी दे रही है। तो इस प्रकार से हमारे विद्यालय में अभिभावकों के का साथ मिला तो विद्यालय और आगे विकास कर सकता है। विद्यालय को आगे बढ़ाना है तो अभिभावक, पूर्व विद्यार्थी होंगे या वैज्ञानिक होंगे, तो ये सब लोग क्या होते हैं कि हमारे विद्यालय को विभिन्न प्रकार से सहयोग करते रहते हैं। अभी आप
एक चीज ये याद रखो बच्चों कि शिक्षा प्रत्येक लड़के लड़की का मौलिक अधिकार है। इन्हें जिससे हमारे लोकमान्य तिलक जी कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार, तो ऐसा ही शिक्षा प्रत्येक लड़के लड़की का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार का कानून जो बना उसमें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के लड़कियों को विद्यालय जाकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना चाहिए, ऐसा उसमें उल्लेख किया गया है। तो इन बातों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो बच्चों आज हम लोग ने क्या सीखा कि हमारे सार्वजनिक सेवा सुविधाएं जो है उन्हें जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए, किसी भी प्रकार का उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। विद्यालय समाज की प्रगति में सहयोग देता है, तो समाज को भी विद्यालय का सहयोग देना चाहिए। इसमें अभिभावक हो, चाहे पूर्व विद्यार्थी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो या कोई उद्योगपति हो, तो उसे विद्यालय का सहयोग करना चाहिए। विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक लड़के लड़की का अधिकार है। ये सब चीजें आज हमने अच्छी तरह से सीखा। तो बच्चों अब आप लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर मेरा देना चाहोगे? सर हेलो पाल सर, तो सार्वजनिक सुविधाएं कौन कौन सी हैं बेटा? सार्वजनिक सुविधाएं हमारी कौन सी थी? डाक विभाग, पुलिस, बैंक, जलापूर्ति, विद्युत, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन, दमकल विभाग, नाट्यगृह, ये सब हमारी सार्वजनिक सुविधाएं हैं बेटा। सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग कैसे करना चाहिए हमें? सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग हमें सावधानी पूर्वक और अच्छी तरह से करना चाहिए। इसका गैर जिम्मेदार उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार किसे मिला हुआ है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों को मिला हुआ है। विद्यालय के गठन में किसका सहयोग होता है बेटा? विद्यालय के गठन में समाज का सहयोग होता है। यहाँ पे उद्योगपति होंगे, चाहे पूर्व विद्यार्थी, अभिभावक होंगे, चाहे तो वहाँ पे वैज्ञानिक होंगे, खिलाड़ी होंगे, वो सब विद्यालय गठन में अपना सहयोग देते हैं। विद्यालय में कौन से संघ होते हैं बेटा? वहां पे विद्यालय में कौन से संघ होते हैं? पीटीए मेंबर, पालक टीचर एसोसिएशन। तो अभी हर विद्यालय में एक नया बनने लगा है माता अभिभावक संघ, यानी मदर्स पेरेंट्स एसोसिएशन, क्योंकि बच्चों का संपर्क अब अधिकतर माँ से ही रहता है। माँ घर में रहती है, तो इसके लिए अधिकतर समय बच्चा माँ के संपर्क में रहता है। इसलिए विद्यालय अब एक नया अभिभावक संघ बनाने लगा, उसमें माता अभिभावक संघ का नाम दिया गया है। बच्चों आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे जो ऑनलाइन साइट है, यानी तो ये ऑनलाइन चैनल जो का वीडियो जो भी है सब यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल पे लाइक और शेयर आप इससे कर सकते हो। इस प्रकार से आपको आएगा, उस पे देखिए थम्स अप का चिन्ह आएगा, उस पे आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब पे भी बटन दबा देंगे, तो हमारे चैनल पे जो भी वीडियो पहले डाउनलोड होगा वो आपको सबसे पहले दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी छूट गया है पोर्शन या जो अभी तक आपने नहीं देखा है, तो हमारे YouTube चैनल पे आपको अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अपने भी देख सकते हो, अपने दोस्तों को भी, अपनी क्लास के जो दोस्त हैं उन्हें भी आप दिखा सकते हो। ओके बेटा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अपने चैनल पे ऑनलाइन साइट देखना है तो बीएमसी एजुकेशन हिंदी 5th स्टैंडर्ड लिखोगे तो आपको सभी प्रकार का जो विषय चाहिए वो सब विषय आपको दिखाई दे देंगे। ओके बेटा, तो बाय बाय।